दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया में। दोस्तों आज हम लोग मिल रहे हैं नागपुर की जानी मानी हस्ती न्यायश अली जी से। वो किसी मोहताज तो नहीं है परिचय की, फिर भी परिचय होना जरूरी है। कांग्रेस की सच्ची कार्यकर्ता है और सेकंड जो बहुत प्रसिद्ध है नानाभाऊ पटेल की छोटी सिस्टर्स है। तो न्यायश जी आपका स्वागत है ब्लू एंड रेड न्यूज इंडिया में। आप मुझे बताइए कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, ममता बनर्जी जो है एक नारी, उसकी जो हवा चल रही है या बाकी दूसरे की जो हवा चल रही है, इसके बारे में आप क्या बोलोगे? सर मेरा ऐसा कहना है कि हवा वगैरह कुछ नहीं होती है। एक्चुअली ममता बनर्जी अपने काम से जानी जाती है। वो किसी हवा की या किसी जो बातें जो चलती है लहर हवा, उसकी वो मोहताज नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नारी शक्ति जो होती है बेसिकली पूरी बीजेपी पूरी भाजपा उससे डर गई है। आप मुझे बताइए, एक महिला हमारी ममता दीदी के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, जेपी नड्डा ने तो लगता है घर वहीं बसा लिया है। ठीक है, मतलब पूरी भाजपा ने पूरा दम झोंक दिया है दीदी के खिलाफ। मतलब क्या वो नारी शक्ति से इतना डरते हैं या उनको अपनी हार निश्चिंत नजर आ रही है, इसलिए उन्होंने जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार है वहां के बड़े बड़े मतलब बीजेपी के पद अधिकारी, मुख्यमंत्री सबको मतलब वहीं पर ही डेरा डालने के लिए बोल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है भाजपा ये राजनीति, इसको ओछी राजनीति बोलते हैं। अब तो अमित शाह जी का मार्केट तो मेरे हिसाब से इतना डाउन हो चुका है कि लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, कॉरपोरेशन के चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो, हर जगह अभी हमारे देश के होम मिनिस्टर का जाना कंपलसरी हो गया। उन्हें इतनी छटपटाहट क्यों है हार की? मतलब एक दीदी के लिए ये पूरे के पूरे उनके पीछे पड़ गए हैं या उनको हार की छटपटाहट है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। न्यायश जी, क्वेश्चन ये है कि जुमले भाषण का एक अभिन्न अंग है, जुमला भाषण का अभिन्न अंग है। हम इसकी वास्तविकता को आप कैसे करोगे, डिफाइन कैसे करोगे? देखिए, बीजेपी जब से सत्ता में आई है, मैंने कभी भी राजनीति का स्तर इतना ऊंचा और इतना नीचे नहीं देखा। आज देश के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर जिसे कहते हैं, या प्रधानमंत्री है, उनको उनके पद की गरिमा का एहसास होना चाहिए। आप एक लेडी, एक महिला के ऊपर आप ये कमेंट करते हैं कि उसका चेहरा तो थका हुआ लगता है। हाँ, वो तो अब बड़ी लड़खड़ाई भी लगती है, अब उसकी चाल में वो दम नहीं है। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री को क्या शोभा देता है किसी महिला पे इस तरीके की टिप्पणी करना? न्यायश जी, मुझे ये लगता है कि आप एक महिला है और कांग्रेस की कार्यकर्ता बाद में है। आप ये बताइए कि आप जिस भावना से बोल रही, जिस वेदना से बोल रही है कि ऐसा जो बोला गया है उनकी चाल को, इसमें कुछ तो मन को छूने वाली बात है। आपको एक महिला के नाते आपको क्या लगता है कि इसमें क्या वेदना होनी चाहिए? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इनका नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ जुमला है। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश, यूपी जो एक सबसे बड़ा राज्य माना जाता है, वहां पे भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ वहां के सीएम हैं। सबसे ज्यादा रेप, एसिड अटैक्स, महिलाओं की जो पीड़ित महिलाएं हैं, वो अगर सबसे ज्यादा अगर कहीं आती हैं तो वो यूपी से आती है। वहां का मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल में जाके ये प्रचार करता है कि हम यहाँ की महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे। पहले अपने राज्य की महिलाओं को तो आप सम्मान दिला दीजिए। न्यायश जी, वो तो उनका पॉलिटिकली फंडा ही है वाला कि अपने घर को न देखते हुए बाहर के घर में जाके बोलना, और उसका बहुत से लोगों ने विरोध भी किया, उनका बात है। मुझे बताइए कि अब जो चल रही है ममता के साथ में और बीजेपी के साथ में जो चल रहा है, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में ममता इन सब पे भारी पड़ने वाली है? बिल्कुल, देखिए मुझे तो फिलहाल चुनाव इस तरीके से दिख रहा है। आप ममता दीदी का जो काम है उसी पर वोट मिलेगा। देखिए, गोदी मीडिया तो आप जानते हैं, अर्नब जैसे ऐसे हजारों हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप हिंदू मुसलमान करके अगर आप चाहते हो कि आप बंगाल की राजनीति को आप कब्जा कर लोगे तो आप गलत है, क्योंकि बंगाल ही एक ऐसा राज्य है कि जब जहां दुर्गा की स्थापना होती है
तो वो मिट्टी मुसलमान के घर से आके लगाई जाती है, तो ये हिंदू और मुसलमान वहां नहीं चलेगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान राम को भी बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है चुनाव के लिए। तो ऐसा नहीं होता है सर। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो शुरू से ही हिंदू मुसलमान की एकता के लिए जाना जाता है। उसकी एकता के लिए भी है, और दूसरी बात है कि वहाँ लिटरेसी ज़्यादा है, वो पढ़ते ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल के लोग पढ़ने के लिए रही है। मुझे एक अंतिम सवाल पूछना है ये कि पश्चिम बंगाल में जैसे ममता बनर्जी सीएम का पद की उम्मीदवार है, वैसा ही वैसे ही भाजपा सीएम पद के लिए कौन वहाँ पे ऐसा प्रोजेक्ट कर रही है, ऐसे आपको कुछ पता है? सर मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी पीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं, क्योंकि उनका पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पे है, वही सीएम बनना चाहते हैं। आप रेलवे स्टेशन से बाहर निकलिए, वहां पे नरेंद्र मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, वहां पे नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी को ये लग रहा है दाढ़ी बढ़ा ली है, बाल लंबे कर लिए हैं, तो उनका कंपेयर रविंद्रनाथ टैगोर से हो जाएगा? आप मुझे ये बात बताइए जरा सा। और मुझे तो पूरा मतलब दिख ही रहा है कि उनका ज्यादा इंटरेस्ट अभी दिल्ली से ज्यादा वेस्ट बंगाल में हो गया है। तो शायद मैं बोलना नहीं चाहिए, शायद आपको मुझे लगता है कि फिर वो वहाँ के सीएम बनना चाहते होंगे बंगाल के। सर मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो ममता बनर्जी को हराने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि उनको लगता है ये उनकी नाक का चुनाव बन गया है। मुझे अंतिम में प्रश्न पूछना है कि अब तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी जीतेगी या फिर बीजेपी जीतेगी? आखिरी सवाल सर 100% तृणमूल कांग्रेस जीतेगी और उसको लेफ्ट और कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा, और बहुत अच्छे तरीके से बहुमत के साथ ममता दीदी दोबारा वहां पर अपनी सरकार बनाएंगे और सीएम वही बनेगी। और अंतिम में एक यक्ष प्रश्न लेते हैं। आप मुझे बताइए, ये सब हवा चलने के बाद में, जमीनी कार्यकर्ता होने के बाद में सभी को पता है कि अब ममता बनर्जी वहां की सीएम बनेगी, इसके बाद में भी यदि बीजेपी वहां जीतती है तो आप इसके ऊपर में क्या बोलोगे? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा है कि बीजेपी ने जो एक गुंडा राज, एक दहशत राज जो बना के रखा है, तो चुनाव आयोग वो पूरी तरीके से बहरा और गूंगा हो चुका है। पूरे देश में आलोचना हो रही है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ। क्या ये बात चुनाव आयोग को नहीं सुनाई देती है? आप मुझे बताइए, अभी कुछ समय पहले पंजाब में चुनाव हुए थे, वहां पे भाजपा क्यों नहीं चुन के आई? क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग हुआ। तमिलनाडु में भी ऐसा ही हुआ, केरल में भी ऐसा हुआ। तो इनको डर क्यों है? आप मुझे ये बताइए, अगर भाजपा को अगर कंपटीशन करना ही है, अगर चुनाव अगर लड़ना ही है, तो वो बैलेट पेपर पे क्यों नहीं लड़ रही है? या चुनाव आयोग को देश के लोगों की बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, सुनाई क्यों नहीं दे रही है? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब ने सब कुछ अपने पास रिमोट कंट्रोल की तरह रख लिया है। ब्यूरोक्रेट से लेकर सब कुछ वहीं से ऑपरेट हो रहा है। दोस्तों, इसमें कहा जाता है कि हम जब स्कूल के ज़माने में थे तो कहा जाता है कि जो गैजेट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बोलो या फिर क्या बोलते हैं इसे कि साइंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जो हम उसका उपयोग करते हैं अच्छे तरीके से एडवांटेज है, और शायद इसका जो उपयोग दुरुपयोग करते हैं उसका डिसएडवांटेज है। नैजी का ऐसा कहना है कि ईवीएम पहले तो काफी दिनों से चलते थे, कांग्रेस के जमाने में आया है, लेकिन वो रेगुलर चल रहा था, और अब इसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। शायद हम पक्का नहीं बोलते हैं, लेकिन वहां का वातावरण देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ हो। फिर भी हम नैजी को आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि अब नैजी भी कुछ आगे बढ़ रही है, और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और मेरा एक अंतिम प्रश्न था मेरे तरफ से, एक नारी सब पे भारी, वैसे ही नैजी का भी है। वो हजारों लोगों में एक खुल के दिखती है, और अपने बेबाक वाक से, क्योंकि हम लोग नाना भाऊ पटेल का जब एक शूट कर रहे थे तो उनका कम से कम 40,000 व्यूअर्स है वहां पे, और बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन उसमें उठ के नैशे दिख रही थी। तो इसलिए मैं बोला कि एक नारी सब पे भारी, वहां बंगाल में भी ऐसा ही होगा। इसी के साथ में हम यही रुकते हैं, और हमारे वीडियो को आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। मेरे साथ में मेरे सहकर्मी हैं योगेश घुटके। थैंक यू।